हेलो बच्चों, आज हम लोग ब्लड के बारे में जानेंगे। यहाँ पर ब्लड को हम लोग रक्त, रुधिर या लहू कहते हैं। तो ब्लड को हम लोग रक्त कहते हैं या रुधिर या लहू कहते हैं। ब्लड का अध्ययन करने वाले को सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड का अध्ययन करने वाले को सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पर रक्त को प्राकृतिक कोलाइड कहते हैं। यहाँ पर कोलाइड का मतलब वैसा समांगी मिश्रण जिसके कण इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी साधारण आंखों के द्वारा उस कण को देख नहीं सकते हैं, किंतु प्रकाश गुजारने पर उसमें उपस्थित कणों के कारण प्रकाश के किरणों का जो पथ होती है वह दिखाई देती है। उस प्रकार के समांगी मिश्रण को कोलाइड कहते हैं। यहाँ पर रक्त भी एक समांगी मिश्रण है, क्योंकि रक्त में कुछ पदार्थ पाई जाती है जैसे प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स होती है। इसलिए रक्त को कोलाइड कह सकते हैं, यानी कि रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। यानी कि रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। इसे हम लोग संयोजी उत्तक भी कहते हैं। रक्त को संयोजी उत्तक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हमारे पूरे शरीर को बांध कर रखती है। उसके साथ साथ रक्त पूरे शरीर में फैली होती है, इसलिए रक्त को संयोजी उत्तक कहते हैं। रक्त को संयोजी उत्तक कहते हैं। इसका पीएच मान अगर देखें तो रक्त का पीएच मान 7.4 होती है, यानी कि रक्त एक क्षारीय प्रकृति को दर्शाती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जिस पदार्थ का पीएच मान 7 होती है उसे उदासीन कहते हैं, 7 से कम होती है तो उसे अम्ल कहते हैं, 7 से ज्यादा होती है तो उसे क्षारीय कहते हैं। यहाँ पर रक्त का पीएच मान 7.4 है, यानी कि रक्त एक क्षारीय प्रकृति को दर्शाती है। अगर इसमें मात्रा का बात अगर देखें तो मेल में इसकी मात्रा 5.5 लीटर होती है, जबकि फीमेल में इसकी मात्रा 5 लीटर करीब होती है। यानी कि मेल में थोड़ा ज्यादा होती है और फीमेल में थोड़ा कम होती है। तो मेल में इसकी मात्रा 5.5 लीटर और फीमेल में होता है 5 लीटर। अगर निर्माण देखें तो रक्त का जो निर्माण होती है, जो भ्रूण होती है, भ्रूण का मतलब होता है जब बच्चे माँ के गर्भ में होती है तो उस स्थिति में उसको हम लोग भ्रूण कहते हैं या उसको एम्ब्रॉय कहते हैं। उस स्थिति में ब्लड का जो निर्माण होती है वो लीवर में होती है। लीवर में एक प्रकार का भाग होती है जिसे हम लोग मीसोडर्म कहते हैं। उसी मीसोडर्म में ब्लड का निर्माण होती है जब बच्चे भ्रूण की अवस्था में होती है। भ्रूण का मतलब जब बच्चे माँ के गर्भ में होती है तो उस स्थिति में हम उसे भ्रूण कहते हैं। तब भ्रूण में ब्लड का निर्माण लीवर में होती है और लीवर में मीसोडर्म भाग में होती है। उसके बाद जब बच्चे वयस्क हो जाती है तो उस स्थिति में ब्लड का निर्माण बोन्स के अंदर बोन मैरो पाई जाती है। उसी बोन मैरो में ब्लड का निर्माण होती है। बोन मैरो 2 प्रकार की होती है, एक होता रेड बोन मैरो, एक होता येलो बोन मैरो। यहाँ पर रेड बोन मैरो ब्लड बनाती है, जबकि येलो बोन मैरो बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है। तो यहाँ पर बोन मैरो को हम लोग अस्थि मज्जा कहते हैं। आइए, बोन मैरो 2 प्रकार की होती है, एक होता है रेड बोन मैरो, एक होता है येलो बोन मैरो। यहाँ पर रेड बोन मैरो ब्लड बनाती है, जबकि येलो बोन मैरो बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है। तो बोन मैरो 2 प्रकार की होती है, एक होता है रेड बोन मैरो, एक होता है येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो ब्लड को बनाती है, जबकि येलो बोन मैरो बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है। इसको आप तो अच्छा से देखिए, इसके बाद हम लोग तुरंत इसके बाद के टॉपिक को देखेंगे।
अभी हम लोग जान चुके हैं कि ब्लड का निर्माण कहाँ होती है। जैसे जब बच्चे भ्रूण की अवस्था में होती है, यानी कि बच्चे जब माँ के गर्भ में होती है, यानी कि बच्चे में पूरी तरह से अंग का विकास नहीं होती है, तो उस स्थिति में हम उसे भ्रूण कहते हैं या एम्ब्रॉय कहते हैं। इस स्थिति में बच्चे में हड्डी यानी कि बोन्स का विकास भी पूरी तरह से नहीं होती है, जिसके कारण ब्लड का निर्माण जो होती है वो लीवर में मेसोडर्म भाग में ब्लड बनती है। और जब बच्चे में पूरी तरह से अंग का विकास हो जाती है तो उसको हम लोग वयस्क कहते हैं, और उस स्थिति में उसमें बोन्स का विकास हो जाती है, जिसके कारण ब्लड का निर्माण जो होती है बोन्स के अंदर बोन मैरो पाई जाती है। बोन मैरो एक प्रकार का ब्राउन कलर का पदार्थ होती है, उसी में ब्लड बनती है। जब ब्लड बन जाती है तो यह ब्लड जाकर स्प्लीन में स्टोर हो जाते हैं। स्प्लीन को ब्लड बैंक कहते हैं। यह स्प्लीन आमाशय के ऊपरी भाग में पाई जाती है। स्प्लीन आमाशय के ऊपरी भाग में पाई जाती है। ये हो गया स्प्लीन। स्प्लीन इसको बोलते हैं आमाशय। तो आमाशय के ऊपरी भाग में पाई जाती है स्प्लीन। स्प्लीन को ब्लड बैंक कहते हैं या ब्लड स्टोर कहते हैं। स्प्लीन को हिंदी में पीलिया या तिल्ली कहते हैं। तो ब्लड स्टोर स्प्लीन करती है, इसको पीलिया या तिल्ली कहते हैं। स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं। स्प्लीन को हम लोग आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। तो यह आरबीसी का कब्रिस्तान है। ये यहाँ पर आरबीसी का कब्रिस्तान इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं होती है सभी कोशिकाएं पाई जाती है लाइसोसोम पाई जाती है, जबकि आरबीसी कोशिका में लाइसोम नहीं पाई जाती है। यहाँ पर लाइसोम मरी कोशिका को खत्म कर देती है, जबकि आरबीसी में लाइसोम नहीं होती है। यानी कि आरबीसी कोशिका जब मरती है तो उस स्थिति में वह जाकर स्प्लीन में जाकर खत्म हो जाती है। इसलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। इसको हम लोग ग्रेव यार्ड भी कहते हैं या आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल अगर देखें ब्लड में, कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ, यानी कि फैट के जैसा होता है। इसकी मात्रा जो होती है ब्लड में 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर ही होनी चाहिए। इससे जब मात्रा बढ़ जाती है तो उस स्थिति में ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, जिसके कारण हार्ट अटैक आने की चांसेस बढ़ जाती है। यानी कि इसकी मात्रा 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर तक ही होनी चाहिए। इसमें अगर देखिए एक प्रकार का रंजक होती है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन कहते हैं। यहाँ पर हीमोग्लोबिन एक प्रकार का ऐसा पिगमेंट है जिसके कारण ब्लड का कलर रेड दिखती है। यह हीमोग्लोबिन मेल में थोड़ा अधिक होती है, फीमेल में थोड़ा कम होती है। मेल में अगर देखें तो इसकी मात्रा 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है, जबकि फीमेल में इसकी मात्रा 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। इसमें हम लोग देखना है कि रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण मतलब होती है हमारे संपूर्ण शरीर में ब्लड घूमते रहती है, इसको बोलते हैं रक्त परिसंचरण कहते हैं। इसका खोज विलियम हार्वे ने किए थे। उन्होंने बताए थे कि हमारे शरीर में जब रक्त परिसंचरित करते हैं तो उस स्थिति में उसके गति के कारण हमारा शरीर का जो तापमान होती है वह 37 डिग्री सेल्सियस बनी रहती है। तो रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किए थे। उन्होंने बताए थे कि हमारे बॉडी का जो तापमान होती है वह 37 डिग्री सेल्सियस ही बनी रहती है। इसके बाद हम लोग देखना है कि ब्लड का कार्य। तो ब्लड का अगर कार्य देखें तो ब्लड का पहला कार्य होता है शरीर का तापमान को वह नियंत्रित करते हैं। हम लोग अभी देख चुके हैं कि ब्लड हमारे शरीर में घूमते हैं, जिसको कहते हैं ब्लड का परिसंचरण तंत्र कहते हैं, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसका खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने। उन्होंने बताए थे कि जब हमारे शरीर में रक्त घूमती है तो उस स्थिति में शरीर का तापमान नियंत्रित रहती है, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस रहती है, यानी कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है ब्लड। उसके बाद अगर देखें तो पोषक पदार्थों का परिवहन। हम लोग जब कोई भोजन लेते हैं तो उस स्थिति में उस भोजन में जितनी पोषक पदार्थ होती है वो पोषक पदार्थ का पाचन होने के बाद वह पोषक पदार्थ हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में वह ब्लड के द्वारा पहुंचती है। इसे कहते हैं पोषक पदार्थों का परिवहन कहते हैं। इसके अलावा जब हम लोग कोई दवा लेते हैं या कोई इंजेक्शन लेते हैं उसमें जो पोषक पदार्थ होती है उस पोषक पदार्थ को भी रक्त अलग अलग भागों में भेजती है। इसे कहते हैं पोषक पदार्थों का परिवहन कहते हैं। इसके बाद जानना है गैसों का परिवहन। हम लोग जब ऑक्सीजन गैस को लेते हैं CO2 को छोड़ते हैं तो इसका भी परिवहन ब्लड ही करती है। उसके बाद
उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन। उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन का मतलब है जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन का जब पाचन होती है तो उसमें कुछ आवश्यक पदार्थ भी बनती है, कुछ हानिकारक पदार्थ भी बनती है। इसमें हानिकारक पदार्थ बनती है जैसे यूरिया, अमोनिया, ये सब पदार्थ जो होती है यह हानिकारक पदार्थ है। इसको ब्लड जो होती है किडनी के पास ले जाती है और किडनी इसको साफ करके यूरिन के रास्ते से वो बाहर निकाल देती है। यानी कि ब्लड उत्सर्जित पदार्थ को भी परिवहन कराते हैं। इसको आप लोग अच्छे से देखिए, इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे। अभी हम लोग ब्लड के भागों को जानेंगे। इसमें ब्लड का पहला भाग द्रव अवस्था में होता है, इसे प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा भाग ठोस अवस्था में होता है, जिससे रुधिर कणिका या ब्लड कर्पस्कल्स कहते हैं। इसमें प्लाज्मा संपूर्ण रक्त का 55% भाग होती है। प्लाज्मा के कारण ही रक्त द्रवावस्था में दिखती है, यानी कि लिक्विड स्टेट में दिखाई देती है। इसकी कलर जो होती है पीला होता है। प्लाज्मा कुछ प्रोटीन से बनी होती है। इसमें से पहला प्रोटीन फाइब्रोनोजिन, दूसरा प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा प्रोटीन है हेपेरिन। यहाँ पर प्लाज्मा से जब फाइब्रोनोजिन हट जाती है तो उस स्थिति में प्लाज्मा का कलर हल्का पीला हो जाती है, जिसे हम सीरम कहते हैं। यानी कि फाइब्रोनोजिन रहित प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। तो यहाँ पर प्लाज्मा जो होती है संपूर्ण रक्त का 55% भाग होती है। प्लाज्मा कुछ प्रोटीन से बनी होती है। इसमें पहला प्रोटीन है फाइब्रोनोजिन, दूसरा प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा प्रोटीन है हेपेरिन। जब प्लाज्मा से फाइब्रोनोजिन हट जाती है तो उस स्थिति में उस प्लाज्मा का कलर हल्का सा पीला हो जाती है। यानी कि जब प्लाज्मा में फाइब्रोनोजिन होती है तो उस समय प्लाज्मा का कलर गाढ़ा पीला रहती है। जब प्लाज्मा से फाइब्रोनोजिन हट जाती है उस स्थिति में प्लाज्मा का कलर हल्का पीला हो जाती है, जिसे हम सीरम कहते हैं। यानी कि फाइब्रोनोजिन रहित प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। उसके बाद इसमें दूसरा भाग है जिसको हम लोग कहते हैं रुधिर कर्णिकाएं कहते हैं। यह ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इसको हम लोग रुधिर कर्णिका कहते हैं। ब्लड कर्पस्कल्स कहते हैं। यह संपूर्ण रक्त का माने पूरे रक्त का 45% होती है, जिसमें सिर्फ आरबीसी 44% होती है। यानी कि आरबीसी होती है 44% और 1% जो होती है वह डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट दोनों मिलकर 1%, और ये होगा 44, हो गया 45 और 55 हो गया 100%। तो यहाँ पर आरबीसी का बायोलॉजिकल नेम जो होती है वह इरेथ्रोसाइट होती है। आरबीसी की संख्या जो होती है रक्त में 50 लाख यानी कि 5 मिलियन होती है। यानी कि इसकी संख्या 50 लाख होती है, यानी कि 5 मिलियन होती है। और इसका जीवन काल 120 दिन तक होती है। यानी कि 120 दिन में आरबीसी मर जाती है। तो आरबीसी जीवन काल 120 दिन होती है। और इसका 50 लाख का मतलब होती है 5 मिलियन होती है। तो इसका 50 लाख संख्या इसका जीवन काल है 120 दिन। उसके बाद डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम लोग कहते हैं ल्यूकोसाइट कहते हैं, यानी कि उसका बायोलॉजिकल नेम होती है ल्यूकोसाइट। इसकी संख्या जो होती है वह 10,000 होती है। इसकी जीवन काल जो होती है वह 4 दिन की होती है। तो इसका संख्या हो गया 10,000, जीवन काल 4 दिन। इसको हम लोग ल्यूकोसाइट कहते हैं। इसकी संख्या जो है 50 लाख है, यानी कि 5 मिलियन है। ये 50 लाख यानी कि 5 मिलियन। और उसके बाद प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जो बायोलॉजिकल नेम होती है उसको हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इसका जो जीवन काल होती है वह 7 दिन होती है और उसकी संख्या जो होती है वह 2 लाख होती है। तो इसका बायोलॉजिकल नेम हो गया थ्रोम्बोसाइट। इसकी संख्या 2 लाख और इसका जीवन काल 7 दिन तक होती है। इसको आप लोग अच्छे से देखिए, इसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक को जानेंगे। अभी हम लोग रुधिर कर्णिका के बारे में जानेंगे। यहाँ पर 3 प्रकार की रुधिर कर्णिका होती है। इसमें से पहला होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है प्लेटलेट्स। यहाँ पर आरबीसी को हम लोग इरेथ्रोसाइट कहते हैं। आरबीसी को रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कर्पस्कल्स या लाल रुधिर कोशिका या लाल रुधिर कर्णिका भी कहते हैं। यहाँ पर आरबीसी का आकार गोल होती है, अभी थोड़ा सा चपटा होती है। आरबीसी का आकार जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं यानी कि पहाड़ी क्षेत्र पर जाएंगे तो उस स्थिति में इसका आकार बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर आरबीसी के कोशिका में केंद्रक नहीं पाई जाती है, यानी कि आरबीसी के कोशिका से हम डीएनए चेक नहीं कर सकते, क्योंकि डीएनए जो होता है केंद्रक के अंदर होता है। यानी हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं होती है जिसमें केंद्रक होती है उससे हम डीएनए चेक
कर सकते हैं। यहाँ पर आरबीसी के कोशिका में लाइसोम भी नहीं पाई जाती है, यानी कि आरबीसी के कोशिका जब मर जाती है तो उस स्थिति में यहाँ पर लाइसोम नहीं होने के कारण इसमें आरबीसी जाकर स्प्लीन में खत्म हो जाती है, इसलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं होती है सब में लाइसोम पाई जाती है और वो लाइसोम ही मरे हुए कोशिका का नाश करती है, लेकिन यहाँ पर आरबीसी जब मरती है तो इसका नाश एस्पिरिन करती है, इसलिए एस्पिरिन को आरबीसी का कब्र स्थान कहते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो पूरे रुद्राणु में आरबीसी 90% होती है, यानी कि आरबीसी इनका सबसे ज्यादा होती है, लगभग 50 लाख है, इसलिए आरबीसी पूरे रुद्राणु का 90% होती है। यहाँ पर आरबीसी बनी होती है ब्लड, आरबीसी बनी होती है हीमोग्लोबिन से, और हीमोग्लोबिन बनी होती है आयरन से बनी होती है। इसमें अगर देखें तो यहाँ पर इसका आकार होगा गोल, ऊंचाई पर जाने पर इसका आकार बढ़ने लगती है, लाइसोम अनुपस्थित, केंद्रक अनुपस्थित, रुद्राणु का ये 9%, पूरा रुद्राणु का ये 90% भाग को कवर करती है। यहाँ पर ब्लड बनी होती है आरबीसी से, आरबीसी बनी होती है हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन बनी होती है आयरन से। इसमें एक बीमारी होती है, इसको हम लोग कहते हैं एनीमिया कहते हैं, रक्त अल्पता कहते हैं। यह रक्त अल्पता आयरन की कमी से भी हो सकती है, हीमोग्लोबिन की कमी से भी हो सकती है, आरबीसी कमी से भी हो सकती है, या ब्लड कमी से भी हो सकती है। यहाँ पर आरबीसी का काम होती है कि आदमी को तंदुरुस्त यानी कि फुर्तीला बनाती है। उसके बाद पढ़ना हम लोग को डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी बीमारियों से रक्षा करती है। यहाँ पर डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट कहते हैं। यहाँ पर डब्ल्यूबीसी को हम लोग व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड कर्पस्कल्स भी कहते हैं, यानी कि श्वेत रक्त कोशिका या श्वेत रक्त कर्णिका कहते हैं। ये बीमारियों से रक्षा करती है। इसके अंदर केंद्रक होती है और इसका आकार जो होती है वो अनिश्चित होती है। इसका आकार होगा अनिश्चित, केंद्रक उपस्थित होगा, रोगों से रक्षा करती है। इसका प्रकार होता है 6 प्रकार का। पहला होता है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बीमारियों से रक्षा करती है। दूसरा होता है लिम्फोसाइट, तीसरा होता है मोनोसाइट, चौथा होता है न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसिनोफिल। यहाँ पर इस 3 का कार्य सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे पहला पढ़ना हम लोग को एंटीबॉडी। यहाँ पर एंटीबॉडी किसी भी प्रकार का रोग अगर हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, जैसे कोई भी वायरस अगर प्रवेश करती है तो उस वायरस को खोजने का काम एंटीबॉडी करता है। एंटीबॉडी ही उसको खोजते हैं, हाँ हमारे शरीर में वायरस आ गया है। अब इस वायरस को मारने का काम करती है लिम्फोसाइट, इसको हम लोग टी सेल कहते हैं, इसको हम लोग टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं। जब वायरस को लिम्फोसाइट मार देती है तो उसके बाद मरा हुआ वायरस का जो खत्म या नाश जो करती है उसको वो खा जाती है। वो खाती है कौन? मोनोसाइट खा जाती है। इसका आकार थोड़ा सा बड़ा होती है, बाकी का काज इसमें कम होती है, इसलिए हम लोग को ये तीनों पढ़ना है। और उसके बाद हम लोग को देखना है यहाँ पर प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स अगर देखें तो इसका बालिका में होता है थ्रोम्बोसाइट, इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट कहते हैं और इसको हम लोग विमाणु भी कहते हैं। तो इसका जो आकार होती है वो उत्तल आकार की होती है, यानी उत्तल लेंस जो होती है इस तरह का होती है, उत्तल आकार का होती है। इसमें केंद्रक नहीं पाई जाती है और ये शक्ति प्रदान करती है, यानी कि यहाँ पर अगर देखें तो आरबीसी फुर्तीला बनाती है, डब्ल्यूबीसी रोगों से रक्षा करती है, जबकि यहाँ पर प्लेटलेट्स शक्ति प्रदान करती है, यानी कि आदमी को शक्ति बनाकर रखती हुआ ज्यादा समय तक कार्य कर सकती है। यहाँ पर प्लेटलेट्स की संख्या अगर बढ़ाना अगर हो तो इसका कुछ उपाय है, एलोवेरा या गोट मिल्क या फ्रूट ले सकते हैं, तब इसकी मात्रा बढ़ सकता है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए और समझिए। धन्यवाद।